Good morning, students. This is second video of class 12th political science chapter 3 new centers of power. In the previous video, we understood about the changes made by CBSE in this chapter and the introduction of this chapter. EU consists of 27 member nations. Here is the list of the members of the EU. फ्रांस हाईलाइटेड है, रीज़न बेटा हम लोग जब भी बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग, तो हमारे पास जब हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर काम करती हैं। और हमने जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी तो हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूएनओ और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आप इसे बुक्स में कई जगह पर सिर्फ और सिर्फ यूएन की तरह भी एड्रेस किया गया है। हम लोग बेटा जब भी यूएनओ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे 6th चैप्टर में। पर अभी के लिए सिर्फ क्योंकि फ्रांस की बात यहाँ पर होती है, ईयू की बात यहाँ पर होती है, तो इसलिए हमें कुछ पॉइंट्स को यूएनओ के रिगार्डिंग समझना ज़रूरी होता है। जब हम लोग बेटा सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर नेशंस का ग्रुप है और ये सभी वही नेशंस हैं जो कि यूएनओ के मेंबर होते हैं। तो जो यूएनओ के मेंबर हैं उनमें से ही 15 नेशंस को यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए नॉमिनेट किया जाता है या फिर इलेक्ट किया जाता है। जब हम लोग बेटा 15 मेंबर नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिवीज़न है इस 15 नेशंस का, तो एक तरफ 5 नेशंस, दूसरी तरफ 10 नेशंस आते हैं। 5 नेशंस जो हैं ये बेटा परमानेंट नेशंस हैं, 10 मेंबर्स जो हैं वो नॉन परमानेंट नेशंस हैं। परमानेंट नेशंस, नॉन परमानेंट नेशंस। 5 परमानेंट नेशंस मतलब वो नेशंस जो कि हमेशा ही सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स रहेंगे और इन्हें कभी भी इनकी पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता। और जब से यूएनओ बना है तब से इनमें से एक भी नेशन चेंज नहीं हुआ या नहीं बदला गया। जब हम लोग बेटा यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट नेशंस की बात करते हैं तो उसमें कुछ नेशंस, एक सेकेंड, यूएसए, रशिया, पहले बेटा ये जो प्लेस है या जो पोस्ट है ये यूएसएसआर के पास रही, पर कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जब यूएसएसआर की सारी पावर पोजीशन रशिया को ट्रांसफ़र हुई तो उनको सिक्योरिटी काउंसिल की पोस्ट भी शिफ्ट की गई। चाइना इज़ वन ऑफ द permanent member and लास्ट टू 4th नेशन जो है वो है आपका फ्रांस और 5th है आपका ब्रिटेन। तो जब हम लोग ईयू की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन एक
नया सेंटर ऑफ पावर है, एक नया इम्पॉर्टेंट नेशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो पॉलिटिकल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर अपने 2 मेंबर नेशंस की हेल्प से यूएनओ के परमानेंट मेंबर नेशंस में अपना रिप्रेजेंटेशन देता है, जो कि बेटा किसी भी नेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी हो सकता है, ठीक है। पर हम लोग क्लास में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ब्रिटेन ने जो मेंबरशिप है ईयू की वो ड्रॉप कर दिया है कि अब वो ईयू का मेंबर नहीं रहना चाहता, उसने वो ख़त्म कर दिया है। फ्रांस अभी भी उसका मेंबर है, तो अब सिर्फ फ्रांस की हेल्प से ईयू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट सीट कैरी करता है। तो इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, ईयू या यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 एडेड बाय कोल्ड वॉर। बेटा ये चीज़ पूरी तरह से आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के साथ रिलेटेड है, जो कि आपको याद रखनी है। किस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर आपके पास एक अलायंस यूएसए, दूसरा अलायंस यूएसएसआर रहा, और हम लोगों ने ये देखा कि यूएसए ने वेस्टर्न यूरोप वाले पार्ट को अपने डोमिनेशन में रखा या अपने कंट्रोल में रखा। सेम उसी तरह से यूएसएसआर ने ईस्ट यूरोप वाले पार्ट को अपने डोमिनेशन में रखा। तो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर वेस्टर्न यूरोप के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से यूएसए की रही। सेम उसके अपोजिट ईस्टर्न यूरोप के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर आ गई, यूएसएसआर के ऊपर आ गई। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको जो कमिंग पॉइंट्स हैं, कमिंग स्लाइड्स को समझने में हेल्प करेंगी। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और कोल्ड वॉर शुरू हुआ, उस टाइम पीरियड पर ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप ने यूएसए का सपोर्ट लिया और ईस्टर्न यूरोप ने यूएसएसआर का सपोर्ट लिया अपने आप को डेवलप करने के लिए। ओके, हम लोग बेटा हमेशा जब भी बात करते हैं यूएसए की, तो हमने हिस्ट्री में या चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा है कि यूएसए ने अपने जितने भी मेंबर नेशंस हैं उन मेंबर नेशंस को डेवलप करने के लिए, या फिर ये कहा जाए यूएसए ने अपने अलायंसेस के मेंबर्स को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डेवलप करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसे सेटअप किए जिससे कि वो रीजन या वो नेशन जो कि उसका मेंबर है या उसके अलायंसेस का पार्ट है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डेवलप कर सके। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में यूएसए ने वेस्टर्न यूरोप में, बेटा प्लीज़ ये चीज़ याद रखेंगे जब भी हम यूएसए की बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर के दौरान, यानी कि 1945 से लेके 1991 के टाइम पीरियड की जब बात की जा रही है और जब भी वेस्टर्न यूरोप की बात होगी तो आप ये याद रखेंगे कि हमेशा सपोर्ट कहाँ से आया है, यूएसए से आया है। तो यूएसए ने मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया ताकि वो वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर सके, और पॉलिटिकल यूनिटी बनाने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नाटो को स्टैब्लिश किया गया। इकोनॉमी डेवलप करने के लिए मार्शल प्लान बनाया गया,
पॉलिटिकल यूनिटी बनाने के लिए या नेशंस को आपस में यूनाइटेड रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए नाटो स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, हम लोग बात करेंगे मार्शल प्लान की, जो कि यूएसए की तरफ से वेस्टर्न यूरोप के डेवलपमेंट के लिए सामने आया। मार्शल प्लान के अंडर कुछ अलग ट्रीटीज या कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहा या सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा वो था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हम OEEC भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म है बेटा, कई बार फुल फॉर्म में क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है, कई बार आया भी है। ये जो फोरम रहा, इसे स्टैब्लिश करने का सबसे बड़ा रीज़न था ताकि वेस्टर्न यूरोप में और वेस्टर्न यूरोप से डायरेक्टली यूएसए के साथ ट्रेड किया जा सके, ट्रेड के रिगार्डिंग कोऑपरेशन डेवलप किया जा सके और इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। कहाँ पर? वेस्टर्न यूरोप में और वेस्टर्न यूरोप से यूएसए के बीच में अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो। इसके अलावा काउंसिल ऑफ यूरोप सेटअप किया गया 1949 में, ताकि पॉलिटिकल कोऑपरेशन या पॉलिटिकल यूनिटी स्टैब्लिश की जा सके। अगेन किन के बीच में? जो वेस्टर्न यूरोप के नेशंस हैं उनके बीच में और आपके वेस्टर्न यूरोप और यूएसए के बीच में, इन दोनों के बीच में। इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप कैपिटलिस्ट कंट्रीज। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी हम लोग यूएसए की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सी आइडियोलॉजी आती है? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आती है। और स्टेप बाय स्टेप कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ मूव ऑन किया गया और इसके साथ साथ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में सेटअप की गई। और इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी के लिए, कोऑपरेशन के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट 1952 के अंडर सेटअप किया गया, ताकि नेशंस आपस में मिल सकें, बात कर सकें और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजंस ले सकें। तो दिस वाज डन बाय यूएसए ओनली ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। आप ईयर्स देख सकते हैं, सारे कोल्ड वॉर के मिड टाइम पीरियड के ही हैं। इसके अलावा The collapse of the Soviet bloc put Europe to establishment of the European Union। इसके पीछे का हिस्ट्री आपका सेकेंड चैप्टर का जो एंड है या जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर है वो डायरेक्टली यहाँ पर रिलेट करता है। किस तरह से रिलेट करेगा बेटा? कि जब भी हम लोग कोल्ड वॉर के एंड की बात करते हैं, हमने कोल्ड वॉर के एंड में क्या नोटिस करा कि जो यूएसए है अपनी डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की हेल्प से बहुत ज़्यादा डेवलप होता चला गया। और इसी के साथ साथ जो इसके मेंबर नेशंस थे, ज़्यादातर जो वेस्टर्न यूरोप के मेंबर नेशंस थे उनमें डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ। और इसके बिल्कुल अपोजिट यूएसएसआर में हम लोगों ने क्या देखा? जो उनकी कम्युनलिस्ट आइडियोलॉजी है, जो उनका सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, इन दोनों आइडियोलॉजीज़ की हेल्प से उनकी जो इकॉनमी है वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाई, वो स्टेगनेंट पोजीशन पर रही या फिर डिक्रीज होती चली गई डे बाय डे या फिर ईयर बाय ईयर। तो जब ये सिचुएशन लोगों के सामने आई तो उनको ये लगने लगा कि हमारा जो काम करने का तरीका है, किसका? यूएसएसआर के नेशंस के लोगों का जो काम करने का तरीका है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर उन्हें अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस या इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारना है तो उन्हें कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर ये जो चेंजेस हैं वो ज़्यादातर कहाँ देखे गए? आपके
यूरोप में। जब हम लोग यूरोप की बात करते हैं, अब यूरोप में सबसे ज़्यादा विजिबल इसलिए हुए क्योंकि वेस्टर्न पार्ट और जो ईस्टर्न पार्ट है ये बहुत ज़्यादा नियर बाय हैं, और यूएसए ने जो यहाँ पर डेवलपमेंट किया वो सबको विजिबल था। तो ईस्टर्न यूरोप के लोग यहाँ के डेवलपमेंट को देख पा रहे थे, और जब वो उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनको ये पता चल रहा है दैट कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी है तो कहीं ना कहीं आपको वेस्टर्न यूरोप की तरह काम करना पड़ेगा। तो नेशंस ने क्या स्टेप लिया यहाँ पर, ईस्टर्न यूरोप के नेशंस ने अपनी इकोनॉमी को उसी तरीके से बदलने की या चेंज करने की कोशिश की जिस तरीके से वेस्टर्न यूरोप ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए स्टेप्स लिए, और दोनों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया। क्योंकि बेटा अब तो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई है, 1992 की बात की जा रही है, अगर आप ईयर देखते हैं तो 1992 की बात की जा रही है। 1992 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, ठीक है। और जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है तो नेशंस फ्री हैं अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए। तो ईस्टर्न यूरोप के नेशंस फ्री थे किसी भी तरह की इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी चूज़ करने के लिए, किसी भी तरह से अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो उन्होंने वेस्टर्न यूरोप की तरह अपनी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना स्टार्ट किया, और आपस में मिलकर EU स्टैब्लिश किया गया, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जब आप बेटा एज अ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है या रीज़न है डेवलप बनाने का EU को, तो वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा डेवलप EU को स्टैब्लिश करते समय। 1992 में मैस्ट्रिच ट्रीटी साइन की गई, जिस ट्रीटी को वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप के नेशंस ने साइन किया और यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश किया। इसके बाद बेटा जब मैस्ट्रिच ट्रीटी साइन हुई है, उस ट्रीटी के साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए। किसके बीच में, यूरोप के जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में। एग्रीमेंट्स क्या हैं, एग्रीमेंट्स हैं कि हम सभी नेशन कॉमन फॉरेन पॉलिसी के अंडर काम करेंगे, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी रखेंगे, हम जस्टिस के रिगार्डिंग कोऑपरेट करेंगे, हमारे जो इंटरनल होम अफेयर्स है उसके बारे में आपस में मिलकर डिस्कशन किया जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट हम सब की एक कॉमन फॉरेन करेंसी या फिर कॉमन करेंसी होगी, जिसकी हेल्प से नेशंस आपस में ट्रेड कर पाएंगे और करेंसी एक्सचेंज जैसी प्रॉब्लम कभी भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो यूरो वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, या यूरो को अपनी करेंसी बनाना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहा। इसके बाद है बेटा पॉइंट नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास में पुट किया जाता है और एग्जामिनर डायरेक्टली कहता है जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग जब भी बेटा 5th पॉइंट की बात करते हैं तो हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर स्टेप बाय स्टेप, यानी कि 1992 से लेकर अब तक जितने भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस यूरोप के नेशंस ने आपस में एक दूसरे के लिए रखी है, उससे ये हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो यूरोप है वो शुरुआती दिनों में एक इकोनॉमिक यूनियन ज़रूर रहा, पर अब या टिल डेट वो कोशिश कर रहा है अपने आप को एक पॉलिटिकल यूनियन बनाने की भी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल यूनियन बना रहा है क्योंकि कोशिश की गई है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, अपनी पार्लियामेंट बनाने की, जिसमें वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। इसके अलावा उन सभी का एक, जैसे कि नेशंस का होता है, कॉमन फ्लैग है, नेशनल एंथम है, ये सब चीज़ें उसे प्रूफ करती हैं वो क्या है, एक पॉलिटिकल यूनियन भी है।
इसी के साथ साथ बेटा जब हम लोग 6th पॉइंट पढ़ते हैं तो 6 पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि EU एक यूनियन की तरह भी काम करता आया हमेशा से, पर आज के समय में वो अपने आप को एक नेशन स्टेट से कम नहीं समझता। अब नेशन स्टेट का यहाँ पर क्या मतलब है? जब भी हम लोग बेटा, हम 11th क्लास का कंटेंट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जब भी हम लोग फेडरलिज्म की बात करते थे तो हम फेडरलिज्म में क्या देखते थे कि नेशंस कलेक्टिव फॉर्म में, कुछ भी इंडिपेंडेंट नेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ एक यूनियन तैयार करते हैं और आपस में मिलकर एक नेशन को स्टैब्लिश करते हैं। और जब नेशन स्टैब्लिश करने की बात आती है तो हम लोग ये कहते हैं कि जब नेशन स्टैब्लिश हो जाएगा, अलग अलग कुछ कुछ इंडिपेंडेंट नेशंस का मिलकर, तो वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, खुद की फॉरेन पॉलिसीज़ रखेंगे, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ रखेंगे, या अपनी खुद की कुछ करेंसीज रखेंगे, उनका नेशनल एंथम होगा, या जो पॉपुलेशन है वो मिलजुल कर काम करेगी, यूनिटी दिखाएगी। ये सब चीज़ें एक नेशन में देखने को मिलती हैं, जैसा कि इंडिया में है। या फिर अगर हम लोग EU के रिगार्डिंग एक एग्जांपल देखें तो जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थ्रू किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने 11th क्लास में भी ये चीज़ देखी है कि जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ तो वो छोटे छोटे अलग अलग नेशंस थे, पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन सभी नेशंस ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया और उस एग्रीमेंट के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्टैब्लिश किया। तो EU भी कुछ ऐसा ही काम करना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि हम सभी नेशंस, यहाँ वाले ये जो जितने भी नेशंस हैं, हम सभी नेशंस आपस में मिलें और सिर्फ एक यूनियन की तरह काम ना करें, एक नेशन की तरह काम करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कई बार कि EU एक नेशन स्टेट की तरह काम कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट में द अटेम्प्ट्स टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द EU हैव फेल्ड बट इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडेशन डेट। जैसे कि लोगों की इंडिपेंडेंस डेट होती है, सेम उस तरीके से उनके पास फाउंडेशन डेट है। उनके पास कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं जिससे वो दूसरे नेशंस के साथ डील करते हैं। बेटा यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है, जो कि आपको ब्रिटेन का जो एग्जाम्पल है वो समझने में भी हेल्प करेगा। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम आगे EU को कुछ जगहों पर क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। हम लोग बेटा जब भी एक नेशन की बात करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया से। हम लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हमारे पास जो स्टेट्स हैं और जो यूटीज़ हैं, इनके पास खुद का कोई डिसीजन मेकिंग पावर तो है नहीं। यानी कि इंडिया की कोई भी स्टेट किसी दूसरे नेशन के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसा कहता है। और EU क्या चाहता है? EU चाहता है कि ये जो पावर है डिसीजन लेने की, वो ये चाहता है कि जो उसके मेंबर नेशंस हैं उनके पास ये पावर ना रहे और वो सभी नेशंस एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए या किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड करने के लिए, उसके जो 27 मेंबर नेशंस हैं उनके साथ वो ये कहता है कि आप किसी दूसरे नेशन के साथ ट्रेड आप एज अ इंडिपेंडेंट नेशन नहीं करोगे, आप EU के बिहाफ पर ये सारा काम किया जाएगा। यानी कि जो बेल्जियम है या फिर आपके डेनमार्क नेशन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब नेशन अपने लेवल पर कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और EU चाहता है कि वो सारा का सारा ट्रेड किसके बिहाफ पर हो? EU के बिहाफ पर हो। और जो नेशंस हैं, ऑब्वियसली जो नेशंस इंडिपेंडेंट हैं, उनकी खुद की सोवरेनिटी है, अब तक जो वो इंडिपेंडेंटली अपने सारे डिसीजंस लेते आए हैं, वो कैसे और क्यों किसी और को वो पावर
डिसीजन लेने की पावर वो कैसे ट्रांसफ़र करें। ये सबसे बड़ा रीज़न है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के ना बन पाने का, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हो जाएगा ईयू का, तो ईयू के जितने भी मेंबर नेशंस हैं उन सभी नेशंस को अपनी सोवरेनिटी ख़त्म करनी पड़ेगी, अपना खुद का जो इंडिपेंडेंस की जो पावर उनके पास है बहुत सारी, वो सारी की सारी पावर किसको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, ईयू को। और जो इंडिपेंडेंट मेंबर नेशंस हैं उनके पास वो पावर कम हो जाएगी और ईयू ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इसलिए ईयू एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तो बनने की कोशिश कर रहा है और कई जगहों पर वो बना भी है, पर कुछ रीजंस हैं जैसे कि जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए, ये सबसे बड़ा रीज़न है उसका कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश ना हो पाने की। और ये ही सबसे बड़ा रीज़न है ब्रिटेन का ईयू को छोड़कर जाने का, क्योंकि ब्रिटेन किसी भी तरीके से अपनी जो पावर है वो किसी भी यूनियन को देने को तैयार नहीं है। तो ब्रिटेन ने इसीलिए अपनी जो मेंबरशिप है वो विड्रॉ कर दी है। इसके अलावा बेटा ये ईयू का फ्लैग है, जहाँ पर जो इसके गोल्डन स्टार्स हैं आसपास वो उसके नेशन की सॉलिडारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हार्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ईयू के देशों के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स के बीच की सॉलिडारिटी और हार्मनी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज गोल्डन स्टार्स। एंड इट हैज़ 12 स्टार्स एज द नंबर of 12 is traditionally the symbol of perfection, completeness and the unity। 12 इसलिए रखा गया क्योंकि यूरोप में इसे ट्रेडिशनली परफेक्शन, कंप्लीटनेस और यूनिटी की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कई बार कार्टून की फॉर्म में आ जाता है या एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाता है कि ईयू का जो फ्लैग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। नेक्स्ट इज फाउंडेशन डेट 1 नवंबर 1993। मैंने आपको कहा कि मेस्ट्रिच ट्रीटी हुई थी। मेस्ट्रिच एक जगह है नीदरलैंड्स में और वहाँ पर ये ट्रीटी साइन किया गया और उसी डेट के वजह से उसे फाउंडेशन डेट ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंट किया जाता है। यूरो कॉमन फॉरेन करंसी या कॉमन करेंसी ये उसका सिंबल है। इसके बाद the European Union has tried to expand area of cooperation while acquiring the new members especially from the East while Soviet bloc after 1991। बेटा एक चीज़ आप याद रखेंगे, जब भी कोई नेशन या कोई भी यूनियन तैयार किया जाता है तो ऑब्वियसली यूनियन की एक इच्छा क्या रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स या ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस उसके मेंबर्स बने। और शुरुआती दिनों में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1991 में, तो उसके बाद के टाइम पीरियड के अंदर ऑनवर्ड्स ईयू को स्टैब्लिश कर लिया गया और कुछ नेशंस जो कि यूरोप के तो थे पर वो ईयू का पार्ट नहीं थे, तो उन्हें इन्फ्लुएंस किया गया ईयू का मेंबर बनने के लिए, और जिनको आप न्यू मेंबर नेशंस की तरह भी बुक में देखते हैं। द प्रोसेस हैज़ नॉट प्रूव्ड ईजी फॉर पीपल इन मैनी कंट्रीज आर नॉट वेरी एंथुजियास्टिक इन गिविंग द ईयू powers that were exercised by the government of their country. There are also reservations about including some new countries within the EU। हम लोग बच्चे जब 9th पॉइंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाफ पार्ट तक हमें ये कहा जा रहा है कि नेशंस एंथुजियास्टिक नहीं हैं नेशंस को और ज़्यादा बढ़ाने में, ईयू के मेंबर नेशंस को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर नया नेशन कोई ईयू का यूनियन की फॉर्म या यूनिफॉर्मेशन में आएगा, यूनिफॉर्मेशन का जब पार्ट बनेगा, यूनियन का जब पार्ट बनेगा, तो कहीं ना कहीं शायद अपने हिसाब से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करवाए या फिर हमें भी अपनी जो पावर्स हैं वो उनके साथ शेयर करनी पड़े। तो कुछ चीज़ों के हिसाब से नेशंस इंक्लूड करने से मना करते हैं, बट स्टिल नेशंस हमेशा या यूनियन हमेशा अपने आप को
वास्ट करने की कोशिश कर रही है, मेंबर नेशंस को इंक्रीज करने की कोशिश करती ही रहती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो ग्रोइंग पोजीशन पर है। नेक्स्ट इज द EU हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्रिकल इन्फ्लुएंस। हम लोग बेटा जब चैप्टर को शुरू करते हैं तो हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो चैप्टर है उसका नाम पहले क्या रहा, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। हमने क्या देखा, जो पुराना नाम था चैप्टर का वो क्या है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। हमने ये चीज़ देखी, और जो चैप्टर का नेम है उसे चेंज करके न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो बेटा न्यू सेंटर्स या सेंटर वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है कि जो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूनिपोलैरिटी स्टैब्लिश हुई है, उस यूनिपोलैरिटी को ख़त्म किया जाए, और उस यूनिपोलैरिटी को ख़त्म करके नए सेंटर्स को पावर ट्रांसफ़र की जाए। और ये नए सेंटर्स कौन हो सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या एट प्रेजेंट जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे EU है, सार्क है, या आसियान की जब हम लोग बात करते हैं, या ब्रिक्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये न्यू सेंटर्स हो सकते हैं जो कि रीजंस, क्योंकि ये अलग अलग तरह से USA को चैलेंज कर पा रहे हैं, उसके पॉलिटिकल लेवल पर, उसकी इकोनॉमिकल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, या फिर उसके मिलिट्रिकल लेवल पर, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सभी नेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो EU हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्रिकल इन्फ्लुएंस ओवर हूम, ओवर USA के ऊपर। और इस पार्ट में बेटा हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो USA को EU अलग अलग तरह से चैलेंज कर रहा है, चैलेंज करने के लिए सबसे पहले उसने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पर चैलेंज किया है कि EU इज़ द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी with GDP more than 17 trillion in 2016 which is next to the USA। यानी कि अगर फर्स्ट हाईएस्ट GDP वाला नेशन आपके पास USA है तो सेकंड हाईएस्ट के अंदर आपके पास EU भी है। अब कंपैरिजन देखिए कि एक नेशन जो कि यूनिपोलैरिटी का हेड है या चैलेंज कर रहा है, जिसने कोल्ड वॉर जीता है, और एक वो नेशंस का ग्रुप जो कि कुछ सालों पहले 1991-1992 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ है, वो भी अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की हेल्प से EU को चैलेंज कर पा रहा है। इसके अलावा इट्स करेंसी द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द US डॉलर। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में एक प्रेशर की तरह काम करता है डॉलर के ऊपर। कौन? यूरो। Its economic power gives it influence over its closest neighbors as well as in the Asia and Africa। हम लोग बेटा जब इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो EU भी एक इन्फ्लुएंसिंग नेशन की तरह काम कर रहा है। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि EU अपने आसपास की कंट्रीज़ पर, अपने आसपास के कॉन्टिनेंट्स पर भी अपना एक डोमिनेंस या अपना एक इन्फ्लुएंस बना के रख रहा है। वो इन्फ्लुएंस जैसे कि एशिया पर है, अफ्रीकन नेशंस पर है, तो वो उनके नेबरिंग नेशंस है तो उनके ऊपर ये इन्फ्लुएंस उनका डेवलप्ड है। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक in the international of the EU
यानी कि जब हम लोग उसको इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, जब आप उसे यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव की तरह देखते हो, तो वहाँ पर उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने बिगनिंग में भी देखा क्या है, जब हम लोग बात करते हैं कि ईयू एक इम्पॉर्टेंट रोल प्लेयर रहा है कहाँ पर, सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बेटा दोबारा आएगा आपके चैप्टर नंबर 6 में, फुल फॉर्म में कई बार आता है। यूएनएससी क्या है, तो यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस दोनों उसके मेंबर रहे, अभी भी ब्रिटेन उसका मेंबर है, पर ब्रिटेन अब ईयू का मेंबर नहीं है। सिर्फ फ्रांस ईयू के मेंबर की तरह यूएनएससी के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जीके के लिए आप ये याद रखेंगे, आप चाहें तो इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, पर प्लीज़ आप याद रखें बिल्कुल भी आप ब्रिटेन का नाम नहीं लिखेंगे जब भी आपको आपके आंसर में इस पॉइंट को यूज़ करना पड़ जाएगा। तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया और मैंने उसे कट कर रखा है। The Britain left the EU on 31st January 2020। ये ट्रांजेक्शन है, पावर का जो ट्रांजेक्शन है धीरे धीरे करके होना शुरू हो चुका है, जो कि दिसंबर 2020 तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं मिलिट्रिकल लेवल पर, तो मिलिट्रिकल लेवल पर भी पावर बहुत ज़्यादा है, या कहा जाए कि न्यूक्लियर पावर्स भी बहुत ज़्यादा है ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के पास, और दोनों के पास अप्रॉक्स 550 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जो कि अमेरिका के बहुत ज़्यादा नियर तो नहीं है, बट स्टिल जब भी आप कहते हो किसी नेशन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द मिलिट्रिकल एडवांसमेंट, या फिर मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए आप न्यूक्लियर वेपन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है नेशंस के लिए। और एक चीज़ और, जब हम बात करते हैं यूएसए के रिगार्डिंग, तो हम ये देखते हैं कि यूएसए अपनी नेशंस की या अपने नेशन की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, और ईयू भी कम नहीं है। ईयू भी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट या सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले नेशंस में से है, और फर्स्ट नंबर पर कौन है, यूएसए। अब तक जो हमने देखा, जैसे कि बेटा हमने बात कर ली है ईयू की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर, कि सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी रखते हैं। मिलिट्रिकल इन्फ्लुएंस में भी हमने देखा कि भैया सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले नेशंस में से एक हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हैं। और जब हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो दिस इज़ लाइक, ये एक थ्रेट है किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर एक थ्रेट है, कि आप अमेरिका को लगभग सभी एस्पेक्ट में चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, और आप एक अपकमिंग सेंटर या न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में काउंट किए जा सकते हैं। ईयू एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा अब तक आप लोग सोच रहे होंगे कि सुप्रा नेशनल वर्ड क्या है। हम लोगों ने बेटा अब तक वर्ड देखे हैं नेशन, और हम लोग नेशन के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं कि कुछ छोटे छोटे स्टेट्स का कुछ पार्ट है, वो मिलके एक नेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। पर हम लोग जब ईयू की बात कर रहे हैं, ये ईयू की एक इच्छा है या यूनियन का एक विल है कि हम फ्यूचर में एक सुप्रा नेशन की तरह काम करेंगे, और कुछ हद तक वो एक सुप्रा नेशन की तरह भी काम कर रहा है। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ईयू के 27 इंडिपेंडेंट नेशंस, जब हम लोग नेशन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट नेशन है, पर जब हम लोग सुप्रा नेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, 27 इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, और ये 27 इंडिपेंडेंट नेशंस मिलकर एक यूनियन स्टैब्लिश किए हुए हैं, और वो आपस में मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि वो एक यूनियन ही ना रहकर एक नेशन स्टेट की तरह काम करें, और अपने आप को एक सुप्रा नेशन की तरह डिफाइन करना शुरू कर सकते हैं। पर कोशिश तो जारी है, अभी भी कोशिश की जा रही है कि वो सुप्रा नेशन में कन्वर्ट हो जाए, पर हम लोग बार बार ये देखते हैं कि
ऑर्गेनाइजेशन की जो इच्छा है वो फुलफिल नहीं हो रही। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम है नेशंस को, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हो जाएगा तो कहीं ना कहीं नेशंस को अपनी पावर जो है वो यूनियन को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, और जो नेशंस हैं, जो मेंबर नेशंस हैं, वो ये पावर यूनियन को पूरी तरह से ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि अगर पावर ट्रांसफ़र हो गया तो जो नेशन की इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, जो उनकी सोवरेनिटी है, वो सारी की सारी उनसे छीनी जा सकती है, या फिर वो सारी की सारी जो पावर वो अभी इंजॉय करते हैं हर एस्पेक्ट में, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, वो पावर कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि ईयू के मेंबर नेशंस ने कई बार ऐसा प्रूव किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ ईयू के मेंबर ही नहीं हैं, वो एक इंडिपेंडेंट नेशंस भी हैं, और वो अपने सेल्फ डिसीजन लेने के लिए भी पावर रखते हैं। जैसे कि जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे टोनी ब्लेयर, तो उन्होंने अमेरिका की हेल्प की जब इराक इन्वेशन हुआ, यानी कि जब इराक के ऊपर अटैक करने की बात की गई, तो ईयू के ज़्यादातर नेशंस ने मना किया कि हम अमेरिका की मिलिट्री का साथ नहीं देंगे, पर ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी तरफ से उनकी मिलिट्री उनको हेल्प करने के लिए वहाँ पर गई। इसके बाद ईयू के साथ कुछ ट्रीटी साइन की गई हैं, जिसके अंदर फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, और वो ईयू के साथ अलग अलग तरीके से एक गुड रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, ईयू के लेवल पर नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर वो कहीं ना कहीं ईयू की टर्म्स एंड कंडीशंस को या सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री ना करते हुए अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं और यूएसए के साथ क्लोज या गुड रिलेशंस बनाने के लिए काम करते रहते हैं। इसके अलावा बेटा लास्ट टॉपिक है यूरोस्पेक्टिज्म। बेटा यूरोस्पेक्टिज्म की जब भी बात की जाती है तो आप उसे ईयू के क्रिटिसिज्म की तरह याद कर सकते हैं। और ईयू का क्रिटिसिज्म क्यों? क्योंकि ईयू इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रूव करता है कि मैं अपने आप में, जितने भी मेरे मेंबर नेशंस हैं, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, और हम सब लोग मिलकर अपनी इकोनॉमी को या अपने मिलिट्री को, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, या हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग या फिर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग हम लोग डिसीजंस मिलजुल कर रहते हैं। पर जब भी रियलिटी में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं तो ये सब चीज़ें लगभग रॉन्ग प्रूफ होती हैं। और इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं कि नेशंस ने ईयू की मेंबरशिप तो ली है या फिर मैस्ट्रिच ट्रीटी को साइन तो किया है, पर कुछ हद तक अपने आप को पूरी तरह से ईयू की तरफ डिवोट या पूरी तरह से ईयू की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे कि जब तक ब्रिटेन उसका मेंबर रहा तो उसने कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट से अपने आप को दूर करके रखा कि हम लोग वहाँ पर ट्रेड करेंगे, अपना सामान बेचेंगे या सब कुछ होगा, पर नेशंस को पूरी तरह से अपनी मार्केट में सामान बेचने के लिए परमिशन नहीं देंगे। तो इसलिए ब्रिटेन के साथ ईयू के बाकी नेशंस के जो रिलेशंस हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, या फिर उसने सभी नेशंस को अलाउ नहीं किया। इसके अलावा बेटा जब हम लोग डेनमार्क और स्वीडन का एग्जाम्पल लेते हैं तो डेनमार्क और स्वीडन दोनों ही मैस्ट्रिच ट्रीटी साइन किए हुए हैं, दोनों ही ईयू के मेंबर्स हैं, पर दोनों ने मैस्ट्रिच ट्रीटी के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री नहीं किया। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल कोऑपरेशन, या फिर जब बात आती है कॉमन फॉरेन पॉलिसी की, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी की, या जुडिशरी के कोऑपरेशन के रिगार्डिंग, तो उस चीज़ में वो पूरी तरह से एग्री नहीं होते। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो यूरो को अपनी करेंसी की तरह मान के चलते हैं और अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, दिस लिमिट द एबिलिटी ऑफ द EU टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ द फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। पर हम लोग बेटा जब इन सब चीज़ों को सम अप करते हैं EU के रिगार्डिंग, तो हम लोग ये चीज़ याद रखते हैं कि EU
एक गुड इकोनॉमिक यूनियन है, वो कुछ हद तक एक पॉलिटिकल यूनियन भी है, पर मेंबर नेशंस के बीच में पूरी तरह से कोऑपरेशन ना होना और नेशंस के लिए उनका इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना उसे कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईयू हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।